हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 14 मई 2023 तक का जो एडिशन है उसे देखेंगे। इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 3 मई को। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। थीम काफ़ी लंबी है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। एक बार और सुन लीजिए, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो हर साल ये दिन मनाया जाता है 3 मई को। पूरे विश्व भर में जो प्रेस है उनकी स्वतंत्रता के बारे में, जो उनकी स्वतंत्रता का महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके अलावा उन पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए भी ये दिन अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवा दी। और इसके अलावा जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की वकालत करने का अवसर भी प्रदान करता है, जो अलग अलग देशों में जानकारी प्रसारित करने के लिए काम कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो 1991 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के लिए विचार का प्रस्ताव रखा गया था यूनेस्को की तरफ से, जिसके बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया था। तो तब से लेकर हर साल 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के सभी गाँवों को 4G सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी ने जानकारी दी है कि अभी लगभग 40,000 गाँव जो है 4G सेवा में नहीं है। इन गाँवों को भी जोड़कर पूरे जितने भी गाँव हैं भारत में सबको 4G सेवा से जोड़ा जाएगा, और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का। तो 2022 में कैबिनेट ने इस योजना के लिए 26,316 करोड़ रुपए दिए थे। 26,316 करोड़ रुपए दिए थे ताकि भारत के सभी देश जो हैं ये 4G सेवा से जुड़ जाएं, और ये लक्ष्य रखा गया है 2024 का। इसके बाद DRDO से न्यूज़ है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने मिल के हवा से गिराए जाने वाले एक स्वदेशी कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। एक ये इन एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, इसकी क्षमता 150 किलोग्राम की है और इसका नाम ADC 150 दिया गया है। ठीक है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर और क्षमता है 150 किलोग्राम की, तो नाम क्या दिया गया है? ADC 150। तो इसी हाल ही में इसी ADC 150 का DRDO ने सफल परीक्षण किया भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, और इस ADC 150 को विकसित किया है DRDO ने। ट्रायल के दौरान इस ADC को नौसेना के IL-38AD विमान से गिराया गया है। तो ये विमान का नाम और इस कंटेनर का आपको नाम याद रखना है। DRDO की बात कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रेजेंट में यहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद भारतीय सेना से एक और न्यूज़ है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक ऊंचे आर्टिलरी रेंज क्षेत्र में एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया है। ये जो अभ्यास है इसका नाम दिया गया है बुलंद भारत। अभ्यास का नाम आपको याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभ्यास का नाम दिया गया है बुलंद भारत, और सेना की पूर्वी कमान ने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो अभ्यास है ये पूर्वी सेक्टर में सबसे ऊंचाई वाली आर्टिलरी रेंज में किया गया है, और ये अभ्यास 1 महीने तक चला था। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है बुलंद भारत। इसके बाद नासा से न्यूज़ है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप से पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा एक एक्सोप्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रह जो है उस पर जल वाष्प का पता लगाया है। तो ये जो एक्सोप्लैनेट है इसका नाम दिया गया है GJ486b। GJ486b ये एक्सोप्लैनेट का नाम है, और इसी प्लैनेट पे जल वाष्प का पता लगाया गया है नासा के द्वारा। तो नासा ने ये पता लगाया है कि जो एक्सोप्लैनेट है इसकी सतह पे तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक का है।
तो नासा यहाँ पे न्यूज़ में है, तो नासा से आपको स्टैटिक याद रखने हैं, ग्रह का नाम याद रखना है GJ 486b। नासा के बारे में देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये, जैसे भारत में इसरो है उसी तरह अमेरिका में नासा है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी हाल में बिल नेल्सन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी यहाँ से। इसके बाद कुछ और करंट अफेयर की ओर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। तो AIIB से न्यूज़ आई है कि हाल ही में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने वाले हैं, और ये अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोलेंगे? आबू धाबी में। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय खोला जाएगा आबू धाबी में, याद रखना है। और अब AIIB से कुछ स्टैटिक देख लीजिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग में, और अध्यक्ष हैं भी जिन लीकुन। ठीक है, जिन लीकुन। इसके बाद है अजीत कुमार मोहंती जी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के ये निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती जी, और हाल ही में इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और इसके साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी नियुक्त कर दिया है। ये अब KN व्यास जी की जगह लेंगे। KN व्यास जी की जगह अब अजीत कुमार मोहंती होंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, और इसके साथ ही साथ ये बार्क के निदेशक भी हैं। तो जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये 2 पॉइंट एडिशनल आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रजनीश कर्नाटक। तो रजनीश कर्नाटक जी को हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर MD और CEO बन गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक। जो बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और MD और CEO बन गए हैं रजनीश कर्नाटक जी। और देखिए, जब भी आप कोई बैंक का बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक में उसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी है। जो भी बैंकिंग से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में या जो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं अक्सर देखा गया है तो बैंकिंग के स्टैटिक में टैगलाइन भी पूछता है। तो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है बैंकिंग से परे संबंध यानी कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, याद रखिएगा, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। फिर है सिद्धार्थ मोहंती। तो सरकार ने अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। सिद्धार्थ मोहंती जून 2024 तक के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के चेयरमैन बन गए हैं। इसके अलावा 2025 जून तक ये भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक होंगे। तो क्या याद रखना है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके MD और CEO सिद्धार्थ मोहंती। तो ये जून 2025 तक MD और CEO रहेंगे। इसके अलावा जून 2024 तक ये LIC के चेयरमैन भी बन गए हैं। LIC के चेयरमैन भी बन गए हैं। अब जो LIC है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। चेयरमैन बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती, और MD और CEO भी हैं। और जो LIC है इसकी टैगलाइन है, कई बार आपने सुना होगा, टीवी में ऐड भी देखा होगा, LIC की टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है पंकज सिंह। तो हाल ही में सरकार ने पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं पंकज सिंह। इसके बाद है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने हाल ही में विश्व प्रसिद्ध एक पुरस्कार जीता है जिसका नाम है लीपजिग पुरस्कार। लीपजिग पुरस्कार, तो ये पुस्तक के लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। इस कविता संग्रह के लिए इन्हें प्रतिष्ठित लीपजिग पुरस्कार दिया गया है। तो क्या क्या याद रखना है? मारिया स्टेपानोवा ये रूस की लेखिका है, ठीक है, याद रखिएगा, रूस की लेखिका हैं। इनको दिया गया है इस साल का लीपजिग पुरस्कार, और इनकी कविता संग्रह जिनके लिए पुरस्कार दिया गया, कविता संग्रह का नाम याद रखना है, कविता संग्रह थी गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। फिर है रतन टाटा जी। तो हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना आपको, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हाल ही में। फिर है दलाई लामा।
तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 1959 में, ठीक है, 1959 में इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन उस टाइम पे ये अवार्ड लेने जा नहीं पाए थे। तो अब जाके 2023 में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है, ये खुद दलाई लामा के पास आए हैं और उन्होंने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दलाई लामा को मिला है फाइनली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, इनको हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संतोकवा मानवीय पुरस्कार। तो अवार्ड्स एंड ऑनर से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी ये अवार्ड्स बता रहा हूँ या क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको जरूर रखना है। तो सोनम वांगचुक को हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवीय पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है टी.एस. शिवगणनम। टी.एस. शिवगणनम न्यायमूर्ति हैं टी.एस. शिवगणनम, इनको हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं टी.एस. शिवगणनम। इसके बाद बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी। तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। तो हाल ही में स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी ने बंग भवन में ऐतिहासिक दरबार हॉल में इन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये बन गए हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। बांग्लादेश की और बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना और यहाँ की मुद्रा है टका। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है जेमिनी शंकरन। तो भारतीय सर्कस के ये पितामह कहे जाते थे, याद रखिएगा। भारतीय सर्कस के पितामह के नाम से जाने जाते थे जेमिनी शंकरन। हाल ही में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम था जेमिनी शंकरन। फिर जापान से एक न्यूज़ है। तो जापान में पहली बार गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल के द्वारा। जो दवाई है इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दवाई का नाम है मेफिगो पिल। दवाई का नाम है मेफिगो पिल। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास। ये जो आईआईटी है ये तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो याद रखना आपको, आईआईटी मद्रास तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे। अक्टूबर 2023 से यहाँ पे कक्षाएं जो हैं इनको भी शुरू कराया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जा रही है। और इस आईआईटी की स्थापना के बाद भारत और अफ्रीका के बीच में जो संबंध है उनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। उस दिशा में एक और ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका में स्थापित होने वाला ये पहला आईआईटी होगा। तो आईआईटी मद्रास याद रखना है और तंजानिया का जांजीबार जहाँ ये स्थापित होगा, ये दो चीज़ें याद रखनी है। फिर यहाँ पे भारत में क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को। और इस मिशन को शुरू करने वाला भारत विश्व का 7वां देश बना है। भारत विश्व का 7वां देश बन गया है जहाँ पे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित आर्थिक विकास में भारत को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 6003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2023-24 से लेके 2030-31 तक के लिए इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, 6003.65 करोड़ रुपए, याद रखिएगा अमाउंट। तो इस मिशन के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्य को मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा 2018 में भी केंद्र सरकार ने साइबर भौतिक प्रणालियों पर 3660 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की थी और अब 4 साल बाद यहाँ पे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है 6003.65 करोड़ रुपए का। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र से न्यूज़ है। तो संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में यूनिसेफ के 2 उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं नए। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी शॉर्ट में जिसे यूनिसेफ कहा जाता है उसके उप कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं देने के लिए 2 नए सहायक महासचिव नियुक्त किए हैं। एक है नीदरलैंड की किटी वैन डेर हेजडेन
नीदरलैंड की किटी वैन डेर हेजडेन, इनको साझेदारी के लिए उप कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा लेबनान के एडवर्ड चैबन हैं, इनको मानवीय कार्रवाई एवं आपूर्ति संचालन के लिए उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, नीदरलैंड की किटी वैन डेर हेजडेन और लेबनान के एडवर्ड चैबन, ये यूनिसेफ के 2 नए उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। अब जो यूनिसेफ है, शॉर्ट में से यूनिसेफ कहा जाता है क्योंकि पुराना नाम इसका था जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तब इसका नाम बनाया गया शॉर्ट में यूनिसेफ। लेकिन प्रेजेंट में इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट में यहाँ के हेड है कैथरीन एम रसेल। ठीक है, यहाँ की हेड है कैथरीन एम रसेल प्रेजेंट में। फिर हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मालदीव में 3 दिवसीय दौरे पे गए थे, वहाँ से कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को एक तेज गश्ती जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज सौंपा है। ये जो जहाज़ है इसको मालदीव में हुर्वी के रूप में, हुर्वी के नाम से कमीशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको जहाज़ का नाम याद रखना, हुर्वी के नाम से कमीशन किया गया है। मालदीव पे गए थे तो मालदीव के बारे में देखते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। देखिए, कोई भी कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ है तो स्टैटिक में आपको राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये याद होने चाहिए। किसी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है तो वहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वहाँ की कैपिटल के बारे में याद होना चाहिए। बैंकिंग वगैरह से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है तो कब उसकी स्थापना हुई थी, वहाँ के हेड कौन है, मुख्यालय कहाँ है, अगर कोई टैग लाइन है कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे स्टैटिक याद रखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे विश्व बैंक की तरफ से न्यूज़ है तो विश्व बैंक जो है ये बांग्लादेश को आर्थिक मदद देगा, ये न्यूज़ में बताया गया है। तो हाल ही में विश्व बैंक और बांग्लादेश की भागीदारी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने ढाका में इस भागीदारी के पूरे होने का जश्न मनाया है। और यहाँ पे ये बताया गया कि जो विश्व बैंक है ये बांग्लादेश में अलग अलग चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपदा से निपटने के लिए, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, उद्यमों को मदद देने के लिए, निवेश को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $2.25 अरब का वित्त पोषण प्रदान किया है। तो अब यहाँ पे चर्चा में विश्व बैंक है। तो बांग्लादेश के बारे में स्टैटिक तो हमने देख लिया, अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं 22वें। इसके बाद विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। तो विश्व बैंक से रिलेटेड ये है कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1944 में हुई थी। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ये चीज़ें आपको विश्व बैंक से याद रखनी है। और बांग्लादेश तो आपको बता दिया। तो आगे कुछ खेल समाचार हैं। सबसे पहले एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि हाल ही में दुबई में संपन्न हुई। तो यहाँ पे एक तरह से इतिहास बनाया गया है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यहाँ पे पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरी बार हुआ है कि भारत को ये स्वर्ण पदक मिला। इसके पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था और अब जाके सीधे 2023 में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक दिलाया है। ये याद रखना है। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे फार्मूला 1 रेस है, F1 रेस। तो मैक्सिको के कार रेसर हैं सर्जियो पेरेज, इन्होंने 2023 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। 2023 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है सर्जियो पेरेज ने और ये मैक्सिको के कार ड्राइवर हैं। फिर यहाँ पे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम फिर से विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। तो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट की बात हो रही है, नंबर 1 क्रिकेट टीम बन गई है। अब टेस्ट का तो याद कर लिया आपने, 2020 में भी याद रखिएगा कि भारत पहले नंबर पे है, टेस्ट में भी फर्स्ट आ गई है, T20 में भी फर्स्ट है। बचा कौन सा, वनडे। तो वनडे में भारतीय टीम दूसरे नंबर पे है। तो ये ताज़ा रैंकिंग है, यहाँ से आपको रैंकिंग भी याद रखनी है। फिर है आगे ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 का जो कि हाल ही में मिस्र में संपन्न हुआ है।
तो यहाँ पे भारतीय निशानेबाज महराज अहमद खान और गनीमत शेखो, इनकी जोड़ी ने ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 की स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, ISSF शॉटगन विश्व कप कहाँ हुआ? 2023 का मिस्र में। तो भारतीय निशानेबाज कौन? महराज अहमद खान और गनीमत शेखो, इनकी जोड़ी ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। फिर है यहाँ पे नए विश्व के शतरंज के चैंपियन बने हैं। तो ये हैं चीन के डिंग लीरेन, ठीक है, चीन के हैं डिंग लीरेन। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं इन्होंने हाल ही में, और ये विश्व के नए शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ये पहले चीनी ग्रैंड मास्टर हैं जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है, तो इस कारण से इनका नाम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद रखना आपको, नए विश्व चैंपियन बन गए शतरंज के चीन के डिंग लीरेन। फिर आगे है ATP रोम चैलेंजर। तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट था और भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल, इन्होंने फाइनल में नीदरलैंड के जैस्पर डी जोंग, ठीक है, नीदरलैंड के जैस्पर डी जोंग को हराकर ATP रोम चैलेंजर प्रतियोगिता जीत ली है। सुमित नागल जो है ये यूरोपियन क्ले कोर्ट पर ATP चैलेंजर टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है घुमा के कि यूरोपियन क्ले कोर्ट पर ATP चैलेंजर टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका आंसर होगा सुमित नागल। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में ATP रोम चैलेंजर प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आपका आंसर होगा सुमित नागल। या पूछ सकता है कि सुमित नागल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर होगा टेनिस। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं तो उन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष किस देश ने ICC अंडर-19 महिला T20 का जो विश्व कप है इसे जीता है? तो ये जीता है भारत की टीम ने। फिर है, वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। फिर है, थॉमस बर्डिच, ये किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं? तो थॉमस बर्डिच, याद रखिएगा सबसे पहले, ये टेनिस के खिलाड़ी थे और ये चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी थे। फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं हर्षल गिब्स। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा युवराज सिंह से, ठीक है। भारत की तरफ से युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे 6 गेंदों में, पर इन्होंने T20 में लगाए थे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है वनडे में, ठीक है। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के सबसे पहले लगाए थे हर्षल गिब्स ने। फिर इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध फार्मूला 1 रेस से है? तो नारायण कार्तिकेयन, आप सभी ने नाम सुना होगा, नारायण कार्तिकेयन, ये संबंधित हैं फार्मूला 1 रेस से। फिर अब वर्ष 2022 में इटालियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। फिर हाल ही में पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो रॉबर्टो मार्टिनेज, ये हाल ही में पुर्तगाल के जो फुटबॉल टीम है वहाँ के कोच बने हैं। फिर इनमें से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ईगा स्वेतेक, याद रखिएगा ईगा स्वेतेक हैं, इनको वर्ष 2022 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर इस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इस साल चैंपियन बने हैं ली शिफेंग। फिर उसेन बोल्ट ने किस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो उसेन बोल्ट ने 4x400 मीटर रिले में, यानी 4x400 मीटर रिले में अभी तक इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। फिर है सलीमा टेटे, सलीमा टेटे ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये हॉकी खेलती हैं भारत के लिए, हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर है बिली जीन किंग कप, आपको बताना है किस खेल से संबंधित ये प्रतियोगिता है? तो बिली जीन किंग कप जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। फिर है इस वर्ष की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये किस रेसर ने जीती थी? तो ये जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन। फिर है अपने पदार्पण वनडे मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है KL राहुल, इन्होंने अपने पहले ही वनडे मैच में शतक बनाया था। फिर ICC ने किसे वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है? तो ये है नेट साइवर ब्रंट, नेट साइवर ब्रंट ये वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं। फिर FIH हॉकी प्रो लीग में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं नॉर्वे ने।
नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हॉकी में पुरुष वर्ग का जो स्वर्ण पदक है ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है इस वर्ष किस क्लब ने स्पेनिश कप का खिताब जीता है? तो इस साल बार्सिलोना ने जीता है स्पेनिश कप। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? कतर। तो याद रखें इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली बार कोई अरब देश जो है इन्होंने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी और ये पहला देश बना है कतर। फिर है इस वर्ष इंडियन सुपर लीग का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इस साल इस प्रतियोगिता को जीता है ATK मोहन बगान ने। फिर है लुइस हैमिल्टन ने कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने 7 बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वर्ष 2015 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में और बन गया था 2015 में वर्ल्ड कप का विजेता न्यूजीलैंड को हराकर। फिर वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं जोनाथन क्रिस्टी। नेक्स्ट है सीमा पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं एथलेटिक्स में। फिर यहाँ पे आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना थी 1950 में। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किस संदर्भ में वर्णित है? तो इसमें वर्णित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो ये आयोग था ली आयोग। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के DV रेगे। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति करते हैं उसी राज्य के राज्यपाल। फिर है लोक सेवा आयोग प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 14 में उल्लेखित है लोक सेवा आयोग प्रावधान। फिर है संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक, ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। फिर है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243 के में। फिर है मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग किन संस्थानों के चुनाव संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है ये करवाए जाते हैं मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के द्वारा। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 6 सदस्य की बात हो रही है। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 7 सदस्य हो गए। तो इसमें कुल कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो यहाँ पे टोटल 2 महिलाएं होनी चाहिए कम से कम। फिर मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य कब तक पद धारण करते हैं? तो 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक। फिर किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये था 89वां संविधान संशोधन, ठीक है, 89वां याद रखिएगा। फिर सर्वप्रथम किस राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ये राज्य था तमिलनाडु। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सूरजभान। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था सन 2005 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2017 में। इसके बाद है सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिहिर कुल से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। फिर है ध्रुपद राग, इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे राजा मानसिंह। फिर है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा इसका राइट आंसर है। फिर है मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है बड़ोदरा को।
फिर है सांची स्तूप, ये किस काल से संबंधित है? यह संबंधित है मौर्य काल से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपने सुना होगा। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर पहला पंचायती राज दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था 2010 में। फिर निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो अनुच्छेद 18, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस विषय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। फिर परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन था अरस्तू का। फिर है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, और पूरे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 500 सेकेंड। फिर है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये रिलेटेड है कथक से। फिर है शुष्क सेल में प्रयुक्त जो कैथोड है किसका होता है? तो ये होता है कार्बन का। फिर आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पे बाद है, यहाँ पे होगा बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला प्रकाशित हो उसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का भी विश्लेषण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आप हमें ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेली जी के वो कैप, करंट अफेयर, जॉब नोटिफिकेशन सब कुछ इंपॉर्टेंट एक प्लेस पे ही मिल जाता है, तो वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।